सभी को मेरा नमस्कार भाई, सभी को राधे राधे। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आप लोगों को अनुपात समानुपात का अगला क्लास लेकर चलता हूं और आज का ये जो होगा डे 5 होगा। कौन सा डे होगा भाई? डे 5 होगा। और हमें आज जानना है डे 5 में समानुपात के बारे में। किसके बारे में? समानुपात के बारे में। सभी को भाई राधे राधे। पहले आप शेयर कर दीजिए, है ना, सब कोई भाई शेयर कर देगा, ठीक। शेयर नहीं करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। तो हमें जानना है समानुपात के बारे में। तो समानुपात के बारे में जानने से पहले हम आपको पिछली क्लास का पहले होमवर्क क्लियर करा दूं। पिछली क्लास का पहले होमवर्क क्लियर करा दूं तो सबसे पहले मैं होमवर्क को क्लियर कराता हूं। होमवर्क आपका क्या था, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। बोला है 3650 रुपये को ए, बी और सी में विभाजित किया गया। कितने रुपए को? 3650 रुपये को। 3650 रुपये को ए, बी, सी में विभाजित किया गया। टोटल धनराशि है भाई कितनी? 3650 रुपया। और इसको डिवाइड किया कितने लोगों में? ए, बी और सी। क्लियर? आगे बोला है कि यदि इनकी धनराशि से क्रमशः 10, 15 और 25 रुपया कम कर दिया जाए। कितना 10, 15 और 25 रुपया कम कर दिया जाए तो इनके भागों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। 5:7:8 हो जाता है। तो बताइए ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ? ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ? देखो कुछ करना नहीं है, आप मान लेना, आप अपने कॉपी में मान लोगे। माना ए को ए रुपया, बी को बी रुपया और सी को सी रुपया प्राप्त हुआ। ए को ए, बी को बी, सी को सी रुपया प्राप्त हुआ। चलिए मैं लिख देता हूँ। माना ए को ए रुपया, बी को बी रुपया और सी को सी रुपया प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। इतनी बात आप समझ लीजिए। अब ए को ए रुपया, बी को बी रुपया और सी को सी रुपया प्राप्त होता है। फिर इसके बाद बोला है अगर इनकी धनराशि से 10, 15 और 25 रुपया कम कर दिया जाए। यही बोला है ना, 10, 15 और 25। तो ए से 10 रुपया कम कर दिया गया, बी से 15 रुपया कम कर दिया गया और सी से 25 रुपया कम कर दिया गया। तो जैसे ही कम किया, इनका जो धनराशि है उसमें जो अनुपात आता है वो बोल देता है आपका 5:7:8। यानी इनको मिलेगा 5x, इनको मिलेगा 7x और इनको मिलेगा 8x। ये x देखो आप कहाँ से लगाए हो, ये बोला है 5:7:8। तो आप यहाँ से 5x, 7x, 8x मानते कि नहीं मानते? भाई इतना तो मानना पड़ता आपको। क्लियर? अब इतना आप मान लिए हो तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो a बराबर निकालोगे। a बराबर हो जाएगा, ये 10 माइनस में उधर जाएगा, प्लस में 5x + 10। यहाँ से निकालोगे b बराबर 7x और ये माइनस में उधर गया, प्लस में +15। इसी प्रकार c बराबर ये 8x + 25, 8x + 25। अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो ठीक है। आगे क्या करोगे? बोला है कि कुल धन कितना है? ये 3650 रुपया। कितना? कुल धन। यानी ए को कितना रुपया प्राप्त होगा? 5x + 10। बी को कितना प्राप्त होगा? 7x + 15। सी को कितना? 8x + 25। तीनों को जोड़ दो। तीनों को आप जोड़ोगे तो 5x, 7x 12x और 8 ये 20x और ये इसको जोड़ोगे तो ये 50 हो जाएगा। यानी कुल धन प्राप्त हुआ 20x + 50। कितना?
20x प्लस 50, तो आप कहोगे ये 20x प्लस 50 की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगा 3650 के। किसके बराबर हो जाएगा? 3650 के। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे 20x बराबर 3650 माइनस 50, 20x बराबर 3600, x बराबर 3600/20। काटोगे तो x बराबर 180 आएगा। कितना? 180। अब हमसे पूछा है a को कितना रुपया प्राप्त हुआ, तो आप a को a रुपया माने, b को b, c को c, लेकिन ये a को कितना प्राप्त हुआ है? 5x प्लस 10। a को कितना प्राप्त हुआ है आप यहाँ से बताओगे? 5x प्लस 10। b को यहाँ से बताते, c को यहाँ से। a का पूछा है तो आप a का निकाल लेना। तो आप यहाँ कहोगे a को प्राप्त धन बराबर, a को आप अपने कॉपी पे नीचे लिखिएगा, a को प्राप्त धन बराबर ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 10। तो ये 5 गुणे 180 प्लस 10, ये 18×5 = 90, 900 प्लस 10 ये बराबर 910। 910 रुपया ए को प्राप्त होगा। बी को बोलेगा तो यहाँ से निकाल लेना, सी को बोलेगा तो यहाँ से निकाल लेना। नोट करना भाई, फिर आगे चलते हैं। हो गया भाई। तो अब अगला क्वेश्चन आपको लिखना है, लेकिन अगला क्वेश्चन लिखने से पहले अपनी कॉपी में आप हेडिंग बनाओगे समानुपात। क्या बनाओगे? समानुपात। कॉपी पे बनाना भाई समानुपात। क्लियर? तो समानुपात का जैसे नाम लिया गया तो आप कहोगे कि समानुपात होता क्या है। समानुपात होता क्या है तो सबसे पहले नीचे लिखना अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी पे नीचे लिखना, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो वे दोनों अनुपात समानुपात कहलाते हैं। तो वे दोनों अनुपात समानुपात कहलाते हैं। क्लियर? नोट करिए। हो गया भाई? अब जानेंगे इसको कैसे। जैसे आप दो अनुपात लीजिए, मान लें ये A अनुपात B बराबर ये हो गया आपका C अनुपात D। क्या हो गया? C अनुपात D। तो इन्हीं दोनों को हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के समानुपात में है, या इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ A अनुपात B समानुपाते C अनुपाते D। इस चीज़ को आप बखूबी जानते रहिएगा कि हम इन दोनों को एक जैसे लिख सकते हैं, अर्थात A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D को मैं लिख सकता हूँ A अनुपाते B बराबर C अनुपाते D। क्लियर? इतना आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? ये तो आपने जान लिया कि भाई ये समानुपात क्या होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे तो ज़रा आप किसी एक को उठा के देख लो। यहाँ से बेसिक सवाल आता है भाई, और आता है सीटेट का एग्ज़ाम अभी होगा ना, सीटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न आता है, याद रखना। देखो, अब जब कभी इस रूप में आ जाए और आपको सॉल्व करना पड़े, दोनों में से किसी एक को लिख दो, तो क्या करना
कह देना इस बाहर का बाहर वाले के साथ गुणा और अंदर का अंदर वाले के साथ गुणा कर देना। बाहर का बाहर वाले के साथ और अंदर का अंदर वाले के साथ गुणा करके बराबर कर देना। अर्थात इस d का गुणा a में होगा तो कहोगे a गुणे d बराबर ये b गुणे c। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान देना। लिखना क्वेश्चन, लिखना यदि 5:12 समानुपाते 15 अनुपाते के हो, 15 अनुपाते के हो तो के का मान क्या होगा? तो के का मान क्या होगा? क्लियर? ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो हमने बोला भाई कि इस बाहर का बाहर वाले के साथ गुणा, कहोगे ये 5 गुणे के बराबर इस 12 गुणे 15, तो के बराबर 12 गुणे 15 और बटा ये 5, 5 तियाँ 15, तो के बराबर 12 तियाँ 36, यानी के की वैल्यू क्या आई? 36। इतनी बात समझ में आई? हाँ ना, जैसा भी आपको लगे भाई बोल दीजिए। आगे लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन। जैसे लिखिएगा यदि 4:7 बराबर 12 के हो, 4:7 बराबर 12 के हो, तो बताइए के का मान क्या होगा? तो बताइए के का मान क्या होगा? तो फिर आप वही लॉजिक लगाओगे, बाहर का बाहर वाले के साथ, इसका इसके साथ गुणा। तो ये 4 गुणे के बराबर 7 गुणे 12, के बराबर 7 गुणे 12 बटा 4, ये 4 तियाँ 12, के बराबर 21। के बराबर कितना? 21। नोट करिए इसको। हो गया भाई? लिखना अगला क्वेश्चन। अब ये लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है इसमें। लिखना क्वेश्चन, लिखना वह परिमेय संख्या बताइए, वह परिमेय संख्या बताइए, वह परिमेय संख्या बताइए जिसका 1/27 से, जिसका 1/27 से वही अनुपात है, जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का, जो 3/11 का 5/9 से है, जो 3/11 का 5/9 से है। वह परिमेय संख्या बताइए, वह परिमेय संख्या बताइए जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से। देखना, मान लो वह परिमेय संख्या k है, माना वह परिमेय संख्या k है, वह परिमेय संख्या क्या है? k है। तो k का 1/27 से वही अनुपात है, k का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। बस आपको इस फॉर्मेट में बना के कैलकुलेट कर लेना है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा k गुणे 5/9 बराबर 3/11 गुणे 1/27। और आपको कैलकुलेट करना है तो आप कहोगे k बराबर 5/9 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका कटेगा, या ऐसे उतार लो, ये 3/11 गुणे 1/27
ये ट्रांसपोज होगा तो 9/5 हो जाएगा, और ये 9 तिरिक 27, ये 3 से 3 कटेगा, के बराबर ऊपर 1 बचेगा, नीचे 11 बचे 55, यानी वह परिमेय संख्या क्या होगी 1/55, यानी 1/55 वह होगी। क्लियर, नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। लिखना, एक लैंग्वेज में प्रश्न आता है, ये बार बार संख्या पद्धति में सवाल आता है, त्रिकोणमिति में भी वही आता है, और अनुपात समानुपात में भी वही सवाल आता है। ये सवाल 3 जगह 3 तरीके से पूछा जाता है, लेकिन आपका आंसर ऐसे ही आएगा। एक ही तरीका तीनों जगह लगाया जाता है, और तीनों जगह 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। क्लियर, त्रिकोणमिति पढ़ोगे ऊंचाई दूरी तो वहाँ अलग कॉन्सेप्ट, यहाँ पढ़ रहे हो तो यहाँ अलग कॉन्सेप्ट, संख्या पद्धति पढ़ोगे तो वहाँ अलग कॉन्सेप्ट। लिखना क्वेश्चन लिखना, एक भवन की ऊंचाई 24 मीटर है। एक भवन की ऊंचाई 24 मीटर है और इसके प्रतिबिंब की लंबाई 18 मीटर है, और इसके प्रतिबिंब की लंबाई 18 मीटर है। क्या बोला है, एक भवन की ऊंचाई 24 मीटर है और इसके प्रतिबिंब की लंबाई 18 मीटर है। ठीक इसी समय एक दूसरे भवन की ऊंचाई 27 मीटर है। एक दूसरे भवन की ऊंचाई 27 मीटर है। तो बताइए इसके प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। जैसे बोला है, पहले आपको मैं समझा दूं, एक भवन है, मान लो ये 24 मीटर का है। इसकी ये जो मान लो ये सन होगा, सूर्य होगा, मान लो यहाँ है सन, तो इसकी परछाई बन रही यहाँ तक, यानी इसके प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ तक आ रही, और ये आपका 18 है। क्लियर। इसके बाद बोला है कि ठीक इसी समय, मतलब जितना समय यहाँ हो रहा है ठीक उसी समय एक दूसरा भवन है जिसकी लंबाई 7 मीटर है। तो बताइए इसकी प्रतिबिंब या परछाई की लंबाई क्या होगी। ठीक इसी समय का मतलब है कि ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। जब एंगल बराबर होगा, साइड एंगल साइड लगाया जाता है, तो वहाँ अलग कॉन्सेप्ट है, बताया जाता है 24/18 बराबर 27/k कर दो। लेकिन आप अनुपात समानुपात पढ़ रहे हो, इसको अनुपात समानुपात के नियम से लगाना है। देखो कैसे, पहले भवन था 24 मीटर, तो इसके प्रतिबिंब की लंबाई 18 मीटर प्राप्त हो रही थी। लेकिन जब भवन 27 मीटर का हुआ तो इसके प्रतिबिंब की लंबाई मान लो k मीटर, इसके प्रतिबिंब की लंबाई क्या k मीटर। सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 24 × k बराबर 18 × 27। ठीक, तो k बराबर 18 × 27 बटा ये 24, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, ये आपका आएगा 81/4, और कैलकुलेट करोगे ये 20 सही 1/4 अर्थात 20.25 मीटर आएगा। कितना आएगा 20.25 मीटर। नोट करना भाई। क्लियर। तो ये आपका बेसिक हो गया समानुपात का। अब आप इसी में आगे पॉइंट डालिएगा, चतुर्थानुपात ज्ञात करना। कॉपी में आप पॉइंट बनाइएगा, चतुर्थानुपात ज्ञात करना।
चतुर्थानुपात ज्ञात करना। लिखना क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन लिखो। लिखना 8, 10 और 12 का चतुर्थानुपात बताइए। 8, 10 और 12 का चतुर्थानुपात बताइए। किसका किसका पूछा है? 8, 10, 12 का। 8, 10, 12 का हमें चतुर्थानुपात बताना है। तो कुछ है नहीं, सॉल्यूशन में लिखोगे ये 8 है अनुपाते 10 समानुपाते 12 और चतुर्थानुपात मान लो के। ये 3 अनुपात दे रखा है, चौथा हमसे पूछा है तो चौथे को के लगा के सॉल्व कर लेंगे। फिर देखो वही प्रोसेस, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। तो 8 गुणे के बराबर 10 गुणे 12, तो के बराबर यह आएगा आपका 120/8, के बराबर ये 24 आ जाएगा। चतुर्थानुपात क्या होगा? 24 होगा। क्लियर? नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया है क्या? 1 मिनट। 24 नहीं भाई, ये आएगा आपका 15 8 120 होता है। काटेंगे तो ये 15 आएगा, 24 नहीं आएगा। तो 15 है भाई, जिसका जिसका 15 आया था उसका उसका सही है। लिखना दूसरा प्रश्न। दूसरा लिखना 20, 25 व 40 का चतुर्थानुपात बताइए। 20, 25 व 40 का चतुर्थानुपात बताइए। 20, 25 व 40 का चतुर्थानुपात बताइए। मान लो चतुर्थानुपात के है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? 20 अनुपाते 25 अनुपाते, सॉरी यहाँ समानुपात लगा दो, 40 अनुपाते के, इसका गुणा इधर, तो ये हो जाएगा आपका 20 गुणे के बराबर 25 गुणे 40, के बराबर 25 गुणे 40/20, काटोगे तो 20 दूना 40, के बराबर कितना आएगा? 50। चतुर्थानुपात क्या हो गया? 40। इतनी बात समझ में आई भाई? बोलो हाँ ना, बोलते रहिए आप लोग। अगर इतनी बात समझ में आई तो आपका ये चतुर्थानुपात क्लियर हो गया। अब हेडिंग बनाइएगा तृतीयानुपात ज्ञात करना। तृतीयानुपात ज्ञात करना। तृतीयानुपात तृतीयानुपात ज्ञात करना। लिखना इसमें क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना इसमें। आठ एवं 12 का तृतीयानुपात बताइए। 8 एवं 12 का तृतीयानुपात बताइए। 8 एवं 12 का तृतीयानुपात बताइए। आठ एवं 12 का तृतीयानुपात बताइए। सॉल्व करिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। अगर कुछ लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर इसके बाद हम खुद बताएंगे। चलो भाई, जिसका जिसका 18 आ रहा है उसका उसका सही है, जिसका जिसका 18 आ रहा है उसका उसका सही है। अब देखो, पहले इसको बेसिक जान लो, आप इसको बेसिक समझ लो, फिर इसके बाद जानना। जब कभी भी आपसे तृतीयानुपात पूछे, क्या पूछे? तृतीयानुपात, तो आप एक काम करना, मैं सॉल्यूशन इसका बता रहा हूँ, तो आप एक काम करना, ये 8 और 12 का दे रखा है, तो पहले इस 8 का 12 के साथ अनुपात लगा दो।
ध्यान देना, तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्याएं दी गई होंगी पहले हम उनके बीच का अनुपात लगा देंगे, फिर इसके बाद बराबर लगाएंगे और बाद वाली संख्या लिखेंगे। बराबर लगाने के बाद हम बाद वाली संख्या लिखेंगे, तो बाद में कौन है 12। अब मान लो तृतीय अनुपात के है, तृतीय अनुपात के है। ध्यान देना, हमने क्या बोला 8 और 12 है, तो पहले इसके साथ अनुपात लगा दो, बराबर लगाने के बाद दूसरी वाली संख्या लिखना, मतलब इन दोनों में जो बाद में आ उसको लिखना, और मान लो तृतीय अनुपात के है। बाकी सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। देखो इसका गुणा इसके साथ और इन दोनों का गुणा इनके साथ, तो ये हो जाएगा के गुणे 8 बराबर 12 गुणे 12 बटे 8, सॉरी अब इसको बटे बाद में लगाना। ये 12 गुणे 12 बटे 8 काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 छंग 12, के बराबर कितना आया 18, यानी तृतीय अनुपात कितना आया 18। ये इसका बेसिक फंडा है, इसको समझ लेना, इसको आप समझ लेना। अगर डायरेक्ट चाहते हो तृतीय अनुपात, अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो इसका शॉर्टकट है, कहोगे तृतीय अनुपात बराबर दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या, बटे पहली संख्या। ठीक, ये इसका फार्मूला है शॉर्टकट निकालने का। अब देखो 8 और 12 है, तो इसमें दूसरी संख्या कौन सी है, ये 12 है, यानी इसको x मान लो, इसको y, तो y का स्क्वायर बटा x होता है, y की स्क्वायर बटा x, तो 12 का वर्ग हो गया और बटे 8, 12 का वर्ग कितना 144 बटा 8, काटोगे तो ये आएगा किसका 18 अट्ठे 144। ये आपका तरीका है शॉर्टकट। आगे एक और लॉजिक है, एक और लॉजिक है तृतीय अनुपात निकालने का। देखो 8 और 12 था ना, बस यही देख लेना 8 12, और मान लो ये तृतीय अनुपात डायरेक्ट, ये के डायरेक्ट तीन ही अनुपात आना चाहिए, आपको आंसर से मतलब है। अब देखो ये 8 था, ये 12 हुआ, तो मल्टीपल में ढूंढना, किसमें मल्टीपल में, तो ये 8 था 12 हुआ, कै गुना हुआ, 8 से 12 होने के लिए कितना गुना हुआ भाई, कहोगे 1.5 गुना। कितना गुना 1.5 गुना, तो जितने गुना इधर ये 8 हुआ है उतने गुना ये 12 कर दो, यानी 12 को भी 1.5 गुना कर दो, तो 12 1.5 में 18 होता है। कितना 12 का गुणा भाई 1.5 में करोगे तो 18 आएगा। क्लियर, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना 15 एवं 45 का तृतीयानुपात बताइए। 15 एवं 45 का तृतीयानुपात बताइए, जरा बताना क्या होगा। 15 एवं 45 का तृतीयानुपात बताइए। जिसका जिसका भाई 135 आ रहा है उसका सही है, 135 वाले सही। कैसे, एक बार मैं फिर से तीनों तरीका बता देता हूँ, इसके बाद आपकी मर्जी चाहे जिससे लगा लो। ये 15 है, अनुपात लगाओ 45, बराबर करो 45, मान लो तृतीयानुपात आपका क्या है के है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये 15 गुणे के बराबर ये 45 गुणे 45, के बराबर 45 गुणे 45, और ये बटा कितना 15, तो 15 तिया 45, के बराबर 45 तिया 135। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आपको बताया गया था कि दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या, भाई ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या है, दूसरी संख्या का वर्ग मतलब 45 का वर्ग और बटे पहली संख्या अर्थात 15। 45 का वर्ग करोगे, अगर वर्ग नहीं याद है देखो, वैसे इसका वर्ग 20-25 होगा, 20-25 होगा, आप 15 से भाग लगाओगे, ये आपका कितना आ जाएगा 135 आएगा।
अगर वर्ग नहीं याद है तो 45 गुणे 45/15 कर देते तो ये वाली लाइन मिल जाती। ठीक, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है, देख लो। तीसरा तरीका ये है, अब देखो ये 15 था भाई, 45 हुआ तो कै गुना हुआ, डायरेक्ट यहीं लॉजिक लगा लो। 15 था, 45 होने के लिए 3 गुना होना पड़ा, तो इसका भी आप 3 गुना कर दो, तो 45 3 135, यानी तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा आपका 135। क्लियर। दूसरा एक क्वेश्चन लिखना आप, चाहे जिस मेथड से आप लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना 40 और 100 का तृतीय अनुपात बताइए। 40 और 100 का तृतीय अनुपात बताइए। चालीस और 100 का तृतीय अनुपात बताइए। जिसका 250 आ रहा है भाई, उसका सही। 250 वाले सही हैं, 250 वाले सही हैं। देखना कैसे बोला है, 40 और 100 का तृतीय अनुपात बताना है। तो आप चाहे जिस मेथड से लगाओ, मैं यहाँ से चेक रूल से लगा देता हूँ। 40 था, 100 हुआ, मतलब ये 2.5 गुना हुआ, क्या 2.5 गुना हुआ। अब जितना गुना ये हुआ उतने गुना इसका भी कर दो, 2.5 गुना इसका भी कर दो, तो 100 का 2.5 गुना करोगे 250 होगा। डायरेक्ट आप आंसर लेके आ सकते हो। क्लियर। बाकी 2 मेथड बताया हूँ, आप उससे भी लगा सकते हो। उसमें बताया गया था कि बाद वाली संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या, तो बाद वाली संख्या कितना है 100, तो 100 का वर्ग बटे पहली संख्या 40, तो 100 का वर्ग यानी 100 गुणे 100 बटा 40, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 50 में, और ये 50 पंजे 250। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, और बेसिक तरीका भी आपको बताया जा चुका है। इसके बाद हेडिंग बनाइएगा आप लोग, मध्यानुपाती ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? मध्यानुपाती। हेडिंग बनाइएगा, मध्यानुपात ज्ञात करना। मध्यानुपात ज्ञात करना। लिखना क्वेश्चन, लिखना भाई। 16 और 25 का मध्यानुपाती बताइए। 16 और 25 का मध्यानुपाती बताइए। 16 और 25 का मध्यानुपाती बताइए। सोलह और 25 का मध्यानुपात बताइए। ठीक, तो पहले इसका बेसिक फंडा जानेंगे सॉल्यूशन में भाई। ध्यान देना अच्छे से, तभी समझ में आ पाएगा। मध्यानुपात का मतलब है कि 16 और 25 के बीच का अनुपात क्या होगा। 16 और 25 के बीच का अनुपात क्या होगा? तो मान लेना 16 और 25 के बीच का अनुपात आपका k है। माना मध्यानुपात ये k है। कितना है? k है। मध्यानुपात क्या है? k। बेसिक तरीका ध्यान देना, और बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो कहोगे ये जो मध्यानुपात है तो बीच में है, तो एक बार इस 16 के साथ इसका अनुपात लगा दो, कहोगे 16 अनुपात k। ठीक, एक बार इस 16 के साथ मध्यानुपात लगाओ बराबर। अब दूसरी बार इस k का 25 के साथ लगा दो, इस k का 25 के साथ लगा दो। ध्यान देना, हमने क्या किया, एक बार इस 16 का k के साथ लगाया तो 16 अनुपात k बराबर, फिर एक बार k का इस 25 के साथ लगा दिया। बाकी आपको अब कैलकुलेट करना है। इस 25 का गुणा 16 में करो, ये हो जाएगा 25 गुणे 16, और बराबर इस k का गुणा k में करोगे तो k स्क्वायर। तो आप कहोगे k स्क्वायर बराबर 16 गुणे 25, आप कहोगे k बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो ये सब रूट में लग जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 16 गुणे 25। क्या हो जाएगा? 16 गुणे 25। इसको आप सॉल्व करोगे तो k बराबर 16 को बाहर निकालोगे 4, 25 को निकालोगे तो 5, तो k बराबर कितना है आपका? 4 पंजे 20, यानी मध्यानुपात क्या आया? 20। अब देखो ये 16 और 25 के बीच में ही 20 आता है कि नहीं? मध्यानुपात, एक चीज़ याद रखना, मध्यानुपात का ये इन दोनों संख्याओं के बाहर नहीं होना चाहिए, मतलब 16 से कम और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? नोट में एक लिखना, नीचे नोट लिखना, मध्यानुपात कभी भी छोटी संख्या से कम और बड़ी संख्या से अधिक, छोटी संख्या से कम और बड़ी संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। छोटी से कम और बड़ी से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये आपने जान लिया इसका बेसिक तरीका। दूसरा मेथड लिखना शॉर्टकट में, दूसरा तरीका जानिएगा इसका लिखना, ऐसी शॉर्टकट लिखना, मध्यानुपात बराबर करणी में दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल। ठीक, यह आपका शॉर्टकट है। ठीक भाई, तो आप कहोगे मध्यानुपात बराबर दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं? 16 और 25, तो 16 गुणे 25, अब बाहर निकालोगे 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये आपका आ जाएगा 20। क्लियर? यह आपका शॉर्टकट हो गया। आप याद रखना, मध्यानुपात बराबर करणी में दी गई संख्याओं का गुणनफल, करणी में दी गई संख्याओं का गुणनफल। एक तीसरा तरीका भी है जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हिट एंड ट्रायल, थर्ड क्या है? हिट एंड ट्रायल। अब देखो, हिट एंड ट्रायल में डायरेक्ट आंसर जानना, और ये हिट एंड ट्रायल तभी लगेगा जब ये दी गई संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर है। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। ये 16 कौन सी संख्या का वर्ग है? 4। 25 कौन सी संख्या का वर्ग है? 5। तो 4 पंजे 20, डायरेक्ट आंसर। ये आप हिट एंड ट्रायल से लगा सकते हो जब ये परफेक्ट स्क्वायर में, लेकिन हिट एंड ट्रायल हमेशा काम नहीं करेगा जब ये सब परफेक्ट स्क्वायर में नहीं बनेंगे। तब क्या करोगे? तब बाण फंस जाएगा, तब नहीं लगा पाओगे। तब आप शॉर्टकट जो बताए हो इसके पहले या बेसिक से लगा सकते हो। लिखना दूसरा प्रश्न, लिखना 25 और 36 का मध्यानुपात बताइए। 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 जल्दी बताना भाई, 5 सेकेंड। जिसका जिसका 30 आ रहा है भाई उसका उसका सही, कुछ है नहीं, चाहे जिस मेथड से लगाओ। आप कह दो मध्यानुपात बराबर रूट में दी गई संख्याओं का गुणनफल, मतलब 25 गुणे 36। गुणा मत करना, ये 5 आया, ये 6 आया, तो 5 36। मध्यानुपात बराबर क्या? 30। देखो 25 से कम नहीं है, 36 से ज़्यादा नहीं है, 30 दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब मेरा आंसर सही है। क्लियर? अगला लिखना अगला प्रश्न, देखते हैं कितने लोग तुरंत बता पाते हैं। लिखना 10 और 40 का मध्यानुपात बताइए। 10 और 40 का मध्यानुपात बताइए। 10 और 40 का मध्यानुपात बताइए। बताना भाई क्या होगा। जिसका जिसका 20 आ रहा है सही है, 20 वाले सही है।
तो आप कहोगे मध्यानुपात बराबर ये जो संख्याएं हैं रूट में गुणा कर दो, 10 गुणे 40, 10 ये 40 दहा में 400, 400 बाहर आएगा आपका 20। मध्यानुपात बराबर क्या हो जाएगा 20। दूसरा लिखना बोले भाई लिखना 48 और 75 का मध्यानुपात बताइए। 48 और 75 का मध्यानुपात बताइए। बताओ भाई आंसर क्या आएगा। जिसका 60 आ रहा है उसका सही है, 60 जिसका आ रहा है उसका सही है, कुछ है नहीं भाई। मध्यानुपात बराबर रूट में दी गई संख्याओं का गुणनफल, ये 48 गुणे 75। अब आप चाहे जैसे इसको सोल्व करो, 48 को आप लिख सकते हो 16 गुणे 3, 48 को लिख सकते हो, 75 को लिख सकते हो 25 गुणे 3। ठीक, 16 बाहर आएगा आपका 4, 25 बाहर आएगा आपका 5, और ये 3 इस 3 से पेयर बना के एक 3 आएगा, 4 पंजे 20 3 60। जिसका 60 आया था भाई उसका सही है, नोट करिए। हो गया। लेकिन कभी कभी ये फ्रैक्शन में भी आ जाता है, एक आध प्रश्न उसको लिखिएगा। लिखना 13 और 39 का मध्यानुपात बताइए। 13 और 39 का बताना, 13 और 39 का मध्यानुपात बताइए। तो जिसका 13 करणी में 3 आ रहा है उसका सही। देखो क्या करोगे, रूट में 13 गुणे 39 कर दो, तो इसको लिख सकते हो 13 गुणे और 39 को लिख सकते हो 13 गुणे 3। ये 13 पेयर बना के एक 13 आ जाएगा, √3 ऐसे ही रह जाएगा। ये 13 करणी में 3 मध्यानुपात हो जाएगा। क्लियर? बोलो भाई इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? कुछ भी आप कमेंट करें, आया हो तब भी, नहीं आया हो तब भी। और आप लोग भाई अगर नहीं शेयर किए हो तो अभी शेयर कर दो, और जितने लोग लाइव देखते हो भाई तो कम से कम लाइक वाला बटन तो तोड़ दिया करो, लाइक ठोक दो पहले, है ना? लाइक तो कर ही सकते हो ना, अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो आज आपका ये समानुपात का बेसिक क्लियर हुआ, समानुपात का बेसिक क्लियर हुआ। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था क्योंकि इसमें आपको मध्यानुपात, सतत अनुपात और ये आपका जो है चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात पूछा था। अब ये समाप्त हुआ, लेकिन अभी आपका एक टॉपिक रह गया है सतत अनुपात, कंटिन्यूटी रेशियो, उसको लिखना। हो गया भाई? बोलो। अब आपको जानना है सतत अनुपात। अब ये सतत अनुपात क्या है? जैसे अगर कोई भी अनुपात इस रूप में लिखा गया हो, जैसे a/b, या इसको अनुपात लगा दो या बराबर
ये B/C बराबर C/D हो तो इसे हम सतत अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत अनुपात कहते हैं। बोल भाई क्लियर है ना? अगर कोई भी अनुपात A/B बराबर B/C बराबर C/D के रूप में लिखा हो उसे हम सतत अनुपात कहते हैं। और ये आगे भी बढ़ सकता है, आगे भी बढ़ सकता है। मान लो इसमें से अगर आप 2 अनुपात आप लेते हो, केवल 2 अनुपात, तो ये 2 अनुपात अगर आप केवल लेते हो तो ज़रा बताओ इसको आप कैसे लिख सकते हो? ध्यान देना भाई, आप कुछ भी ले सकते हो, ये दूसरा तीसरा पहला तीसरा कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पहला दूसरा लो। तो ये आप उठाते हो अगर A/B बराबर B/C। अब देखो इसको कितने रूप से लिख सकते हो, ध्यान से देखना। आप इसका मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा AC बराबर B/B, अर्थात AC बराबर B² या B² बराबर AC, B² बराबर AC। ऐसे ही इसको और इसको लेके आप बना सकते हो। अगर इसको लेके बनाओगे तो आ जाएगा आपका C² बराबर BD, C² बराबर BD। आगे इसे आप बढ़ा देना। क्लियर? तो यह आपका सतत अनुपात है। लेकिन सतत अनुपात की कुछ खास बात है, उसमें आपको नोट लिखना है। तो नोट लिखिएगा सतत अनुपात में, कंटिन्यूटी रेशियो में लिखना, सतत अनुपात हमेशा या ऐसे लिखो, सतत अनुपात की संख्याएं हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं। सतत अनुपात की संख्याएं हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं, हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं। क्लियर? यह आपको याद रखना है। क्लियर? तो आपका ये समानुपात आज क्लियर हुआ। अभी शर्तों पर आधारित रह गया है, लेकिन आपको रोजाना की तरह एक होमवर्क मिलेगा। आप एक होमवर्क को नोट करना भाई, लिखना, बोलें, लिखिएगा। किसी मानचित्र के लिए होमवर्क लिखना, किसी मानचित्र के लिए पैमाना, किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:8:15 दिया गया है। 10⁻5 दिया है, सॉरी मिस्टेक हो गया था बोलने में। 1:8:10⁻5 दिया गया है, 1:8:10⁻5 दिया गया है। यदि मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी, यदि मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो, यदि मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो, 15 सेंटीमीटर हो तो बताइए दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? वास्तविक दूरी क्या होगी? क्लियर? यह आपका होमवर्क है। अब इसी के साथ आज की यहीं रोक देता हूँ आपको। आगे आपको शर्तों पर आधारित प्रश्न जानना पड़ेगा, लेकिन आप पिछला जो भी 3-4 क्लास आपका हो गया है अनुपात का, एक बार सरसरी अर्थात कर्सरी वे में देख लीजिएगा। बिना देखे अगर आप आगे अब आओगे ना, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, यार ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पिछली क्लास को 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे पीछे की क्लास में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक? तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।